बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो हमारा दूसरा शुमारा है ग्रामर विद जाज़िबा, हम आपके सामने हैं और इंशाअल्लाह आज हम जो हमने कल स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, हमने कुछ इंट्रोडक्टरी कुछ रिमार्क्स पास किए। तो उसमें हम एक मरतबा उनके लिस्ट को एक मरतबा फिर देखेंगे और ये कितना कम्प्रहेंसिव है इस पर थोड़ी सी बहस करके हम आगे चलकर नाउन्स के बारे में इंशाल्लाह आज बात करेंगे इन कंपैरिजन विद वर्ब्स। वर्ब्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर इनके बीच का फ़र्क क्या है, यानी नाउन्स और वर्ब्स के बीच का जो बुनियादी फ़र्क है वो किस तरह से है। तो इससे पहले कि हम उस टॉपिक पर चले जाएं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि जो हम आम तौर पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम देखते हैं लिस्ट मुख्तलिफ ग्रामर की मुख्तलिफ किताबों में, तो क्या वो कंप्रहेंसिव है। तो किसी भी एतबार से अगर आपके दिमाग में अभी कुछ आ रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप एक पोजीशन ले लीजिए कि कंप्रहेंसिव है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको डिस्कवर हो जाएगा कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपका जो ग्रामर का लेवल है वो किस तरह का है। एंड पॉइंट नंबर 2 जो हम इंशाल्लाह आज जो आपको एक जिसको हम कहेंगे कि इस सिलसिले को दिलचस्प बनाने के लिए, जैसा कि हस्ब वादा जो मैंने आपको वादा किया था कि हम जो शुरू हुआ है जो लैंग्वेज का, जो हम लैंग्वेज आज बोल रहे हैं लिख रहे हैं, जो इनका स्क्रिप्ट जो शुरू हुआ है, तो उसके हिसाब से जो पहला लेटर जिसको हम ए कहते हैं या इसके आसपास जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट सिस्टम्स हैं उनमें उस लेटर की हैसियत क्या है और वो किस तरह से डेवलप हुआ, इसके बारे में हम एक दिलचस्प एक मालूमाती हम एक छोटा सा गुफ्तगू आखिर में करेंगे इंशाअल्लाह। सो आज जो हमारा सबसे पहला जो हमारा पॉइंट जो होगा जिसकी तरफ हम ध्यान करेंगे वो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम आम तौर पर जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्या वो कंप्रहेंसिव है कि इसमें सारे के सारे अंग्रेजी में जितने भी अल्फाज बोले जाते हैं क्या वो सारे के सारे इसमें समा जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर इसका जो है वो नहीं है कि ये कंप्रहेंसिव उतना नहीं है। इसमें और भी चंद एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम और कैटेगरीज में डालते हैं। जैसे हम कहते हैं नाउन्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिपीट करने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये उन बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं जो जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने इसको जो है सीखना शुरू कर दिया है। तो उनके लिए मैं रिपीट करता हूं इस लिस्ट को। देयर आर नाउन्स, देन जो नंबर 2 है हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं, और उसके बाद आता है एडजेक्टिव या जिसको आप एडजेक्टिव भी प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद नंबर 4 में हमारा जो अहम है वर्ब, उसके बाद 5वां जो है वो है एडवर्ब, और उसके बाद जो छठा है 6th वन इज प्रीपोजिशन। उसके बाद आती है कंजक्शन, और उसके बाद नंबर 8th वन इज इंटरजंक्शन। ओके, तो क्या ये पूरा कंप्रहेंसिव है? ये कंप्रहेंसिव नहीं है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स जिनको हम कल मैंने आपको बताया था कि अरबी में जब हम देखते हैं तो उसमें आते हैं इस्म, उसमें आता है फ़ैल और उसमें आता है हरफ। यानी एक बड़ी जो हमारे पास जो बहुत बड़ा ये समंदर है इन वर्ड्स का, तो इनको हम सिर्फ 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं, तो इस्म में, फ़ैल में और हरफ में। तो इसके बाद अगर इस्म में कोई चीज़ नहीं आता है तो फिर वो इन 2 कैटेगरीज में आएगा, और इन 2 कैटेगरीज में अगर वो फ़ेल में दाखिल हो गया तो फिर जो बचता है उसके बाद वो हरफ बनता है, यानी जिनको हम पार्टिकल कहते हैं। यानी जो मैंने कल भी कहा था, लैंग्वेज के छोटे छोटे जर्रे, छोटे छोटे टुकड़े जो असल में ना इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कुल्ली तौर पर, कतई तौर पर, और ना इस कैटेगरी में, यानी ना वो अफाल में आते हैं ना वो अस्मा में आते हैं, यानी वो नाउन्स में भी नहीं आते हैं, वर्ब्स में भी नहीं आते हैं, तो वो फॉल करते हैं इसमें। तो इसी तरह के कुछ पार्टिकल्स इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मिसिंग है
जिनका किसी भी एतबार से हम जोड़ सकते हैं, उनका रिश्ता हम जोड़ सकते हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन वो कंप्रहेंसिव उनका जोड़ नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट आर्टिकल्स। हमें अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज पढ़नी पड़ती है जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। इसी तरह एक और चीज होता है जिनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं, डिटरमाइनर्स। इसी तरह एक और चीज आती है जिनको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं, ऑक्सिलरीज। इसी तरह मॉडल्स, या जिनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, एटसेट्रा। इस तरह के ग्रुप्स हैं ऐसे जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर फॉल करते हैं। तो these are those particles even which don't come under this very category, जो हम broad category जो हम इनकी बनाते हैं। That is why I told you कि it becomes very confusing for the students कि वो किस पर, मतलब किस चीज को देखें, वो किस चीज को पढ़ें, किस चीज को लें, किस चीज को नहीं लें। तो इसको बिल्कुल आसान बनाने के लिए सही तरीका और सही जो इसका स्टार्ट करने का बेहतरीन ढंग जो है, बेहतरीन तरीका जो है, वो हमारे पास ये है कि हम इसको ब्रॉड उन्हीं 3 कैटेगरीज में देखें। हम इसमें से नाउन्स और वर्ब्स को पहचाने, उनकी जिसको हम कहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर हम मुतारफ हो जाएं, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाएं कि नाउन्स और वर्ब्स जो है ये किस तरह से कैटेगराइज करके हम बताते हैं कि ये नाउन्स हैं, ये वर्ब्स हैं, तो हमारा जो इस ग्रामर का जो सफर है वो आसान भी हो जाता है और मीठा भी हो जाता है। और इस कोशिश के तौर पर आज हम नाउन्स और वर्ब्स के उसको कैटेगराइज करने के लिए हम एक छोटी सी जिसको हम करेंगे कोशिश। तो इसको आप गौर से सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल इसके रिगार्डिंग, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ जाता है तो आप YouTube पर कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। नॉट ऑन फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के सारे कमेंट्स पढ़ना जो है मुमकिन नहीं रहता है। तो आप YouTube पर जाएंगे, YouTube पर ये ज़्यादा अच्छे इसमें जिसको हम कहते हैं कि जो इसकी वीडियो क्वालिटी होती है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको अवेलेबल होगा ये YouTube पर। तो फेसबुक पर उस तरह की क्वालिटी में ये अवेलेबल नहीं होगा, तो उस पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। तो उन कमेंट्स का अगले लेक्चर में डायरेक्टली इंपैक्ट होगा अगले लेसन पर इंशाअल्लाह। सो लेट अस फाइंड आउट कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नाउन्स और वर्ब्स के, फिर रह जाते हैं हमारे पार्टिकल्स। तो जब हम इन दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके बाद जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो हमारे लिए बहुत आसान बनेगा। तो लेट अस फाइंड आउट कि नाउन्स जो हैं ये असल में, मैंने आपको बताया, इनको हम अस्मा कहते हैं। यानी ये वो नॉलेज है जो बेसिकली हर इंसान को चाहिए। हर चीज का नाम पता होना चाहिए, हर आइडिया का नाम उसको पता होना चाहिए। जो भी उसके इर्द गिर्द, जो भी उसके पास पड़ोस में, जो भी उसको जिंदगी में जरूरत पड़ती है, हर चीज का एक नाम होता है। और उन सारे अस्मा को, उन सारे नामों का जो जखीरा हमारे पास जिस भी लैंग्वेज में मौजूद होता है, दे कम अंडर दिस कैटेगरी, दे आर नोन एज नाउन्स। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ए नेमिंग वर्ड। यानी सिंपल से तरीके से आपको जो डेफिनेशन, लंबी सी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल एक, जिसको हम कहते हैं एक वर्ड की डेफिनेशन, आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखेंगे, इट्स अ नेमिंग वर्ड। व्हेन यू नेम समथिंग, यू नेम सम आइडिया, यू नेम सम पर्सन, यू नेम सम प्लेस, यू नेम सम क्वालिटी, यू नेम सम क्वांटिटी, एनीथिंग व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, दैट बिकम्स नाउन। और नाउन ये जो नेमिंग वर्ड होता है ये हमेशा, यानी हमेशा ये ठोस होता है, सॉलिड होता है, या जिसको हम अंग्रेजी में एक प्रॉपर अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे ये हमेशा परमानेंट रहते हैं, ये परमानेंट होते हैं। सो नाउन्स आर ऑलवेज परमानेंट। ये फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, ये इनकी फॉर्म जो होती है स्टैटिक रहती है, ये फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। मैं अंग्रेजी की बात करता हूं, इनकी फॉर्म जो है वो स्टैटिक होती है, कोई फॉर्म इनकी बदलती नहीं है। हाँ, इसमें अगर तब्दीली आती है वो नंबर जेंडर के हिसाब से इसमें तब्दीली आती है। बाकी ये इनकी 3 बुनियादी क्वालिटीज
जिस भी चीज में आपको ये 3 बुनियादी क्वालिटी और इसके बाद में ऐड एक लास्ट वाली करूंगा, तो उसको आप अच्छी तरह से गौर से सुनेंगे। दैट इज वाई कि पहले ये 3 कैटेगरीज क्लियर करें, तो वो लास्ट हमारा होगा और उसके साथ हम वर्ब को इंट्रोड्यूस करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वर्ब पर फिर बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज इट्स अ नेमिंग वर्ड। ये किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम जो कि हम ट्रेडिशनली जो हम पढ़ते हैं, इसमें मुख्तलिफ ग्रामर के कोर्सेज में हम पढ़ते हैं, तो उसमें लंबी डेफिनेशंस दी होती है। तो उन लंबी डेफिनेशंस पर आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी फ्रेज याद रखनी है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन। तो ये नाउन्स जो है, इनकी जो सबसे बुनियादी जो खुसूसियत होती है, ये परमानेंट होते हैं, ये टेम्पररी नहीं होते हैं। किसी भी चीज का नाम जो आज है वो कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा, और अगर वो किसी एतबार से अगर वो यूसेज में खत्म भी हो जाएगा तो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। सो दे आर परमानेंट। तो इस तरह से जो परमानेंट चीजें जो आपको नजर आती है, अंग्रेजी के जितने भी जो जखायर आपको मिलेंगे, अल्फाज के जो वोकैब्स के जखायर आपको मिलेंगे, उसमें जो स्टैटिक जो चीज रहती है, परमानेंट जो चीज रहती है, तो वो हमेशा नाउन होगा। तो ये इसकी एक पहचान है। और दूसरी पहचान ये क्या, इसकी क्या है कि इसकी फॉर्म जो है, फॉर्म आई मीन शक्ल जिसको हम कहते हैं, इसकी शक्ल, इसकी शेप कभी चेंज नहीं होती है। यानी अगर हम देखेंगे वर्ब्स को, उसके बरअक्स अगर हम वर्ब्स को देखेंगे, तो गो जो है ये कभी इस तरह बन जाता है, तो इट मीन्स इट चेंजेस इट्स शेप, ये शक्ल चेंज करता है, जिसको हम फॉर्म्स भी कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और आपने बहुत समय से ये सुना होगा, देयर आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, लेकिन दिमाग में हमें ये नहीं आता है कि असल में फॉर्म हम किसको कहते हैं। ये नहीं, ये जो इसकी शक्ल सूरत, जो इसकी बनावट है, जो इसकी हैयत है, वो चेंज होती है और मुख्तलिफ तरीकों से फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज अनलाइक टू दीज, ये इसके साथ नहीं होता है। यानी जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो इनमें जो इसका फॉर्म जो होता है वह कभी भी तब्दील नहीं होता है। लेकिन यहां पर मैंने एक छोटी सी आपको गुजारिश की कि इसमें नंबर और जेंडर में चेंज हो सकती है, उसके लिए अलग से जो है रूल्स हैं। तो वो किस तरह से होता है वो आप जो छोटी मोटी ग्रामर की किताबों में उसको आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो ये 3 चीजें। और उसके बाद जो इसके बाद जो चौथा, और जिससे मैंने कहा कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे वर्ब्स को, जो बुनियादी फर्क अब इनके और इनके बीच का जो बुनियादी फर्क बनेगा, व्हाट इज दैट, कि ये जो होते हैं चूंकि ये परमानेंट होते हैं, इनका ताल्लुक किसी भी एतबार से टाइम के साथ नहीं होता है। दे आर टाइमलेस, ये कभी भी वक्त के साथ वक्त को जाहिर नहीं करेंगे। और यही चीज जो है वर्ब्स करते हैं। जब हम वर्ब्स की फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, जो भी वर्ब की फॉर्म्स हमें टाइम को इजहार करेंगी, सिर्फ वही वर्ब की फॉर्म्स जो होती है वर्ब कहलाती है, बाकी सारे नाउन में चली जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई रिपीट इट। यानी जब हम नाउन्स को देखते हैं तो नाउन्स टाइमलेस होते हैं। यह किसी भी तरह से इनमें वक्त का तायुन इनमें मौजूद नहीं होता है। मेरा नाम मंजूर है तो मंजूर का टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो यानी ये टाइमलेस है। अब ऐसे वर्ब्स की ऐसी फॉर्म्स हैं जो टाइम के साथ मखसूस, दे बिकम स्टक इन टाइम, वो टाइम के अंदर फंस जाती है। और किस तरह इसके बारे में इंशाल्लाह कल के वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अब जो इंट्रोड्यूस मैंने इसी वजह से किया, और दैट इज व्हाई व्हेन वी से टेंसेस इट मीन्स द टाइम ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब्स जो है यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करने हैं कि वर्ब ऐसे नेम्स होते हैं असल में जो टाइम बाउंड होते हैं, जो टाइम स्टक होते हैं। तो ये बुनियादी फर्क है, और इंशाल्लाह कल हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। और आज जो मैंने आपको इनिशियल में मैंने स्टार्ट में आपको प्रॉमिस किया था कि जो हमारे जो वर्ड्स का जो ये सिलसिला जो आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये सिंपल से अल्फ़ाबेट सिस्टम से स्टार्ट हुआ। और ये अल्फ़ाबेट सिस्टम जो है सबसे पुराना जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैं ग्रीक अल्फ़ाबेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ये डेवलप हुआ है, इसको हम प्रोटोसिनाइटिक अल्फ़ाबेटस या प्रोटो कैनानाइट अल्फ़ाबेटस हम इनको कहते हैं। और इसमें हमारा जो पहला लफ्ज़ जो है अलिफ, जिसको हम कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली यथ कशिर पौन दांद कल।
तो ये इस तरह का था, और इसी को फिर ग्रीक्स ने उल्टा करके ऐसे लिखा और अरामैक ने ऐसे लिखा। तो यही लफ्ज़ जो है इसको, और इसको जो वेस्टर्न सिमेटिक जो सिविलाइजेशंस रही है उसमें भी जब एंशंट सिमेटिक सिविलाइजेशंस की हम बात करते हैं तो उसमें एक ग्रुप आता है लैंग्वेजेस के तौर पर, उनको हम वेस्ट सिमेटिक सिविलाइजेशंस कहते हैं। तो ये वेस्ट सिमेटिक लैंग्वेजेस में इसको असल में अल्प कहते थे, इसको अल्प कहते थे, और उस जबान में अल्प का मतलब होता था ऑक्स। और ये वहां से, और उसकी जो पहली जो उसका जो हेड है उसका वो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, और इसकी साउंड जो है अल्प की आ साउंड जो है उससे ली गई है और उससे ए बना। और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।